नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज से हमारी पुनः वापस फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के पाठ्यक्रम के अनुसार उसी श्रेणी में आगे की कक्षाएं निरंतर रूप से प्रारंभ हो गई हैं। बीच में हमने टेस्ट सीरीज लेना शुरू किया था। संधि प्रकरण और संज्ञा प्रकरण फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के पाठ्यक्रम के अनुसार हम पूरा पढ़ चुके हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहित जी, संतोष यादव जी, गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ पाए हैं सब इसको शेयर कर दीजिए। उर्मी हेलो, नमस्ते। मुनमुन जी नमस्ते। संतोष जी बिल्कुल अच्छी हूँ मैं। आज से हम समास पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो तीसरा हमारा टॉपिक आता है वो छंद का आता है, जो कि छंद हम पहले भी आप चाहें तो वागीश्वरी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अन्यथा आपको लगता है उसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न तो आपको दोबारा छंद पढ़ा दिए जाएंगे। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमारी जब कक्षा हुई थी उसके बाद आज हमारी कक्षा हो रही है। इस बीच बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं जी। सभी को नमस्ते, बिल्कुल अच्छी हूँ। तो समास प्रकरण शुरू किया जाए। आप सभी को मैंने पूछा था कि अगला जो टॉपिक है आप क्या पढ़ना चाहेंगे, तो कारक और समास में लगभग समान ही प्रतिशत था जब सर्वे किया। तो नमस्ते मोहित जी, बहुत बहुत नमस्ते। जी, आपने समास प्रकरण का नाम मुझसे लिया था जी। तो क्या सब लोग आ चुके हैं? हम कक्षा शुरू करें। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, इस बीच जो हमारा रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट आने के बीच में इस बीच थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन फिर भी टेस्ट सीरीज मैंने जारी रखी। आप देखिए ना, पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमारा भारत अलग था और अब अलग है। अब हम अखंड भारत में हमारी लाइव क्लास ले रहे हैं। 370 से हमें निजात मिल चुकी है, तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज ही सुबह हमने एक दुखद घटना, अप्रिय घटना सुनी, एक नई न्यूज़ सुनी कि जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी हैं वो नहीं रहीं। उनको हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत ही अच्छी वक्ता, बहुत अच्छी राजनेता और साथ ही हिंदी और संस्कृत की बहुत ही विदुषी महिला वो रहीं जी। ओके, देखिए जितने भी लोग हैं उनका प्रोविज़नल सूची जो है, ये अनंतिम सूची जो है, इसके अंतर्गत सेकंड ग्रेड में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को हार्दिक बधाई। और मुख्य सूची में उनका नंबर आए इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। मिस करते हैं आपको, थैंक यू। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। देखिए, अगर मैं नहीं आती तो कम्युनिटी के ज़रिए आपको पता चलता रहता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अब हो जाएगा। अभी तो वैकेंसी निकलनी बंद नहीं हुई है, चिंता मत कीजिए आप। तो देखिए, आप जो प्रोविज़नल सूची है उसके अंतर्गत 2 गुना व्यक्तियों को लिया गया है। उसी में से मुख्य सूची बनेगी, तो मुख्य सूची अलग से नहीं बनेगी। जी हाँ, जी। चलिए, अब बातें हुई, अब हम शुरू करते हैं समास। आइए समास पढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी और संस्कृत में दोनों में ही हम समास पढ़ते आए हैं। जो समास है देखिए, आप आपस में बात मत कीजिए प्लीज़, आप आपस में बात मत कीजिए, मुझसे पूछिए जो भी पूछना है। देखिए, एक मैं कह देना चाहती हूँ कि जिनका हो चुका है उसके बाद आपके जो नंबर हैं वो मुझे शेयर कीजिए।
जिन लोगों का प्रोविज़नल सूची में सिलेक्शन हो चुका है वो लोग मुझे अपने नंबर शेयर कीजिए, फिर मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकती हूँ। जैसा कि सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं कट ऑफ में, उससे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये मुझे नहीं पता कि कितने नंबर तक हुआ है। अगर आप लोग मुझे नंबर शेयर करेंगे अपने, आपके कितने अंक हैं, तो उसके अनुसार मैं थोड़ा सा इसमें अनुमान लगा पाऊँगी। तो आप अपने नंबर मुझे शेयर कर दें। तब तक हम पढ़ते हैं समास प्रकरण। समास प्रकरण देखिए, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड या किसी भी प्रकार का जो परीक्षा होती है उसके अंतर्गत समास पूछे जाते हैं। रीट के अतिरिक्त रीट के अंतर्गत समास नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि सामान्य परिचय पूछा जाता है, कितना है, किसे कहते हैं, अर्थ इत्यादि। समास एक जो प्रकरण है इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, हमेशा ही जितने भी छात्र होते हैं उन सभी की कमज़ोरियाँ रह जाती हैं, और इसकी वजह से जो 2, 4, 5 नंबर, 7 नंबर का इसके अंतर जो मैटर आता है उसमें सभी को परेशानी रहती है। तो इसके अंतर्गत आज हम क्या करेंगे, हमें जो सूत्र दिए गए हैं पाठ्यक्रम के अनुसार सिर्फ उन्हीं सूत्रों का या उनसे संबंधित जो उदाहरण है सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि समास और प्रत्यय प्रकरण जो है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत काफ़ी विशद हैं, बहुत ही व्यापक हैं, और अनेक प्रकार के अपवाद, नियम, प्रतिनियम के अनुसार वो बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए समास को सिर्फ सामने सूत्र रख कर के हमको पढ़ना है कि कौन कौन से सूत्र इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समास में सबसे पहले तो ये इसकी साधारण परिभाषा है। अक्सर जब भी आप, जी हाँ, तर्क संग्रह पे भी वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, इसकी जो परिभाषा है उसे लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो सीधी अब पिछले सेकंड ग्रेड में भी आपने देखा होगा बहुत ही इजी पेपर आया है। संस्कृत का जो प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है इन दिनों, तो बहुत ही उसका जो स्तर है वो बहुत ही घटता चला जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो बहुत अधिक तैयारी करने वाले हैं और जो बिल्कुल रट कर के जाने वाले हैं, उन लोगों के बीच में जो गैप होता है बहुत ही कम होता जा रहा है। हो सकता है जो रटने वाले हैं वो जो विद्वान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनसे आगे चले जा रहे हैं। इस समय सिलेक्शन के मध्य भी मैंने इस बात को देखा। तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम किस तरह के चुने हुए अध्यापक दे रहे हैं, इस विषय में हमें सोचना पड़ेगा। और ये जो संस्कृत के हमारे प्रश्न पत्र बनते हैं, इसे इस प्रकार का बनाना पड़ेगा कि जो अध्ययनरत व्यक्ति है सच में, जिसे सच में संस्कृत की समझ है, वो सेलेक्ट हो पाए, तब तो इसका फ़ायदा है। केवल रट कर के कितने समास हैं, कितनी संधियाँ होती है, तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा संस्कृत को हानि होती है, और हमारी आने वाली पीढ़ी है वो संस्कृत का स्तर धीरे धीरे गिराती जा रही है। चलिए अध्ययन करते हैं समास का। समास अथ समास प्रकरण। सबसे पहले देखिए समास किसे कहते हैं, समसनम समासः। चलिए इसको संस्कृत में हम बाद में पढ़ेंगे। समास शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, समास को हम क्या प्रयोग है, समास का क्या कार्य है। देखिए समास जो है दोस्तों, ये अनेक शब्दावली को संक्षिप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तो हम बोले कि एक कोई राजकीय आदमी है, एक सेंटेंस है, और एक हम बोले राजपुरुषः, तो ये क्या है, एक शब्द में पूरा एक वाक्य सिमट गया है। तो जो समास है इसका क्या उपयोग हुआ, संक्षिप्त करना। ठीक है, तो जो समास है इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, संक्षिप्त करना। दूसरा क्या हो गया, समास के द्वारा हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसमें बात कहने का जो ढंग है, अनेक पदों को एक पद बना करके बोलना और उनके बीच में विभक्तियों को लोप कर देना, इसके द्वारा जो पद बनते हैं उसे समास कहते हैं। तो इसी प्रकार इसी क्रम में इसकी जो पहली परिभाषा है वो क्या है, समसनम समासः। समसन कहते हैं संक्षिप्त कर देने को। ठीक है, अब संक्षिप्तीकरणम समासः, संक्षिप्तीकरण को भी समास कहते हैं। अब ये जो संक्षिप्तीकरण है वो किया कैसे जाता है, तो क्या कहा, परस्परान्वितानां पदानां एकीभवनम समासः। परस्पर अन्वित पदों का, परस्पर अन्वित एक दूसरे से जो संबंधित पद हैं उनका एकीभवनम समासः, उनका एक हो जाना ही समास है। कैसे होता है ये, एक, दो या दो से अधिक जो पद है इनके बीच में विभक्ति का लोप हो और उसका एक पद बना दिया जाए, उसे समास कहते हैं। जैसे कि एक साधारण हम देख लेते हैं कि
रामस्य पुत्रः, राम का पुत्र, या दशरथस्य पुत्रः, दशरथ का पुत्र। तो आज तो हम इसको दशरथ पुत्र कह सकते हैं, हाँ इसे हम दशरथ पुत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है इसी को यहाँ पर समास कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो हम समास कार्य करते हैं दोस्तों, बीच में आपके कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं देख लेती हूँ। न इष्ट इति अनिष्ट, ये समास है नए। ठीक है, बहुब्रीहि का एक प्रकार है ये। क्या हुआ है जी, गुड मॉर्निंग जी, आपके पीडीएफ, अच्छा चलिए पीडीएफ आपको आज से आपको पीडीएफ ठीक से देना शुरू कर देती हूँ मैं। आज आपको लाइव क्लास ख़त्म होते ही टेलीग्राम पर आपको इसके वो मिल जाएंगे पीडीएफ। ठीक है, लेकिन ये जो पीडीएफ है इसमें कुछ खास नहीं लिखा होता। आप जानते हैं कि कुछ ही 4-2-5 शब्द मैं इसके अंतर्गत लिखती हूँ, बाकी समझाती हूँ केवल कुछ ही शब्द लिखती हूँ मैं इसमें। तो ये जो मेरे पीडीएफ होंगे इनसे वो लाभ नहीं होगा आपको। जो पीडीएफ मैंने सीटेट के लिए बनाए हैं, नोट्स की तरह बनाए हैं, प्रश्नोत्तर आपके लिए बनाकर दे दिए हैं, वो आपके लिए ज़्यादा काम के होंगे। उसके भी लिंक मैं हर एक जो वीडियो है उसमें पेस्ट करती हूँ, आप उसे देख लिया करें। ठीक है, हाँ देखिए संतोष यादव जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इतने लोग हैं, आप लोग लाइक कीजिए साथ साथ में जी। हाँ बहुत दिनों बाद आज लाइव आई हूँ तो आपके प्रश्न बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो समास कार्य है दोस्तों, हमने पढ़ा कि संक्षिप्तीकरण का नाम समास है और संक्षिप्तीकरण संस्कृत में कैसे किया जाता है। संस्कृत में संक्षिप्तीकरण के लिए हम विभक्तियों का लोप कर देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जब समास कार्य करते हैं तो कहाँ होता है समास कार्य। पहला कि परस्पर अन्वित पदों में। ये अन्वित जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है संबंधित। संबंधित परस्पर अन्वित शब्दों में, दो जो शब्द आपस में संबंधित है उनके अंतर्गत समास होता है। और दूसरी चीज़ क्या कहा इन्होंने, समर्थ पदों में समास होता है। ठीक है, समर्थ पद कौन कौन से होते हैं। समर्थ पद वो, पहली बात तो पद होने चाहिए। पद किसे कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम, या तो वो धातु रूप है या शब्द रूप है। ठीक है, तो अगर वो पद नहीं है तो समास नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, समर्थ पद होना चाहिए। समर्थ क्या होता है, पद के अंतर्गत ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए जो कि दूसरे पद के साथ मिल सके। ठीक है, अब ये जो सामर्थ्य है इसके विषय में भी देखिए कितना अच्छा समझाया है कि सामर्थ्य दो प्रकार का होता है। पहला सामर्थ्य होता है व्यपेक्षा भाव लक्षण सामर्थ्य। व्यपेक्षा भाव लक्षण सामर्थ्य ये वाक्य के अंतर्गत सामर्थ्य पाया जाता है। यानी कि यद्यपि हम बहुत सारे जो पद हैं सामर्थ्य पद उनको एक कर देंगे, लेकिन समासिक पद कई अनेक पद मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं, वहाँ व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य होता है। यानी कि दो सामासिक पदों के मध्य अनेक सामासिक पद मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करते हैं, वहाँ पर व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य होता है। जबकि एकार्थी भाव सामर्थ्य लक्षण सामर्थ्य कहाँ होता है, पद के अंतर्गत होता है। यानी पद में जो सामर्थ्य पाया जाता है उसे एकार्थी भाव कहते हैं और वाक्यों में जो सामर्थ्य पाया जाता है उसे व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य कहते हैं। अब ऐसा भी तो समझ सकते हैं जैसे कि कोई वाक्य है, उस वाक्य में जितने पद हैं उन सारे पदों में तो एकार्थी भाव हो गया। अब वो सारे पद मिलकर के समास बन चुके हैं तो वो सामर्थ्य कैसा हो गया है, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य हो गया है। तो इसी प्रकार एकार्थी भाव सामर्थ्य पद के अंतर्गत और व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य जो है वो वाक्य के अंतर्गत पाया जाता है। इस प्रकार समास के अंतर्गत तीन कार्य होते हैं। पहला क्या है, विभक्ति का लोप होगा। दूसरा, समास कहाँ होता है, परस्पर अन्वित पदों में। अन्वित किसे कहते हैं, जो पद आपस में संबंधित होते हैं उनमें समास होता है। और तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो पद आपस में सहसुपा, यानी कि जो पद जो है अगर आप सामर्थ्य है उनके अंतर्गत तो ही समास कार्य होता है। अब ये सामर्थ्य क्या होता है, जो कि दो प्रकार का है, व्यपेक्षा भाव जो कि वाक्य में होता है और एकार्थी भाव जो कि पद में होता है। इस प्रकार समास और उसके कार्य किस किस प्रकार होते हैं यह हमने देखा। अब देखिए समास का अर्थ समझ लिया, समास में क्या क्या कार्य होते हैं ये समझ लिया। अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ आती है समर्थः पद विधि।
समर्थः पद विधि, ये कहते हैं कि पद विधि से संबंधित जो कार्य है समर्थ पदों के बीच में होता है। पद विधि कार्य क्या होता है? पद विधि कार्य, अरे पद विधि कार्य जो है ना दोस्तों, ये भी समास को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। समास को पद विधि कार्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो या दो से अधिक पदों के मध्य विधि जो प्रक्रियाएं होती है उसको हम समास कहते हैं, इसलिए समास को पद विधि भी कहा जाता है। इसलिए इसका सूत्र क्या है? समर्थः पद विधि। समर्थः पद विधि ये क्या कहता है कि वाक्य का निर्माण एवं समास का कार्य सामर्थ्य से युक्त पदों के बीच में ही होता है। ठीक है, सामर्थ्य होना चाहिए उन्होंने। ठीक है, अब ये जो सामर्थ्य हमने है देख लिया है, अब हम देखते हैं। अच्छा, शिखा सैनी जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपका नेट क्लियर हो गया है, अच्छी बात है। अब देखिए समर्थः पद, अब समस्त पद, इस जो पद जब हम समास करते हैं तो समास में क्योंकि हमको विग्रह यदि करना है और विग्रह का हमें समास बनाना है जी, तो देखिए क्या होगा, इसमें दो चीज़ हमको पाई जाती है। समस्त पद होता है पहला, तो समास कार्य हो जाने के पश्चात जो पद हमको दिखाई देता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। ओके, जब समास कार्य हो जाता है उसके बाद जो पद बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। जबकि व्यस्त पद क्या होता है? जब पदों के मध्य में विभक्तियों की व्यस्तता होती है उसको हम व्यस्त पद कहते हैं या विग्रह के पद कहते हैं। ठीक है, विग्रह के सभी पद व्यस्त पद कहलाते हैं। इस प्रकार समास जब हम कार्य करते हैं तो दो प्रकार के पद पाए जाते हैं, समस्त पद समास कार्य हो जाने के पश्चात, और जब समास कार्य चल रहा है तो विग्रह वाक्य पद जो हैं वो व्यस्त पद कहलाते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही? मयूरेश तिवारी जी धन्यवाद। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सिर्फ एक ही व्यक्ति को आवाज़ नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? एक बार बताएं। शुक्रिया। अमरिंदर कुमार धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। हाँ, कारक पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन इस बीच में मैंने आपसे एक सर्वे किया था तो उसमें आप सभी के जितने कमेंट आए उसमें आप समास ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, इसलिए मैंने समास से शुरुआत कर दी। कारक भी पढ़ेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो हम नहीं पढ़ेंगे। जी, सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिए, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं एक तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर बीच में आवाज़ बंद होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार हमने समास का अर्थ पढ़ा है और समास के अंतर्गत किस प्रकार के पद होते हैं, किस प्रकार से विभक्तियों का लोप इत्यादि किया जाता है, ये हमने पढ़ा। जी बिल्कुल, किसी को नहीं आ रही। ठीक है, अब देखिए समास के अंतर्गत एक वृत्ति होती है। समास के अंतर्गत क्या होती है? एक वृत्ति होती है। देखिए आपने जो महर्षि पाणिनि की व्याकरण है इसके अंतर्गत एक चीज़ देखी होगी कि ऊपर तो लिखा होता है एक सूत्र, सूत्र के नीचे एक लाइन लिखी होती है संस्कृत में, बहुत ही थोड़ी सी कठिन लगती है वो हमको संस्कृत, वो वृत्ति होती है। अब ये वृत्ति होती क्या है? ये क्या कहते हैं कि किसी भी शब्द या वाक्य का जो मूल भाव है उसे अन्य शब्द या पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही वृत्ति कहलाता है। ठीक है, जैसे एक सूत्र आता है दोस्तों, अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, इसके नीचे एक पंक्ति आती है। क्या पंक्ति आती है कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः संज्ञा स्युः, यानी कि जो प्रसक्त है उसका आदर्शन होता है, ये नीचे उसकी वृत्ति आई है। तो वृत्ति क्या है? जब इन्होंने आदर्शनम लोपः कह दिया, इसका अर्थ ही ये है कि जिसका आदर्शन होता है उसका लोप हो जाए। लेकिन क्या कहा, वृत्ति कहते किसे हैं? एक ही बात को दूसरे भाव में या पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही वृत्ति कहलाता है। इसलिए समास क्या है? एक वृत्ति है।
समास क्या है? एक वृत्ति है। ध्यान रखिए, 5 पद मिलकर के यदि कोई एक शब्द बनाते हैं तो सभी पदों को मिला करके हमने क्या कर दिया है? समास कर दिया है। तो क्या हुई वो जो 5 शब्द मिलकर के एक बात कह रहे थे, वही तो एक समास युक्त शब्द ने बात कही है, लेकिन क्या बात हो गई है? ये वृत्ति है। इसलिए समास को वृत्ति कहा जाता है कि किसी भी शब्द या वाक्य का जो मूल भाव है उसको अन्य शब्द या पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से जब हम कहते हैं उसे वृत्ति कहते हैं। ठीक है? अजय जी हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे नंबर हैं। हाँ, ऐसा होता है। अब क्योंकि नंबर बहुत अच्छे हैं और लिस्ट के चयन की बात यदि आती है तो इस तरह का कन्फ्यूज़न हो जाता है, और नंबर भी बहुत अच्छे हैं और फिर आप तो ओबीसी से हैं तो कंफर्म आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए, इस प्रकार ये जो वृत्ति है दोस्तों, ये वृत्ति 5 प्रकार की होती है। देखिए, समास की वृत्तियों की हमने बात की। ये वृत्तियां जो है ना, यानी कि ये अपनी बात को अलग अलग ढंग से कहने के 5 तरीके हैं संस्कृत में। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तो है कृत। कृत कहते हैं ऐसे प्रत्यय जो धातुओं से लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। ठीक है? और जैसे कि इन्होंने बताया पठितव्यम, अब इन्होंने क्या कहा? वृत्ति। समास को, यानी कि पदों की जो बात है, इसको कहने का तरीका। अब देखिए, हमने इसमें क्या किया? एक प्रत्यय लगा दिया। कृत कौन से होते हैं? धातुओं से लगने वाले प्रत्यय होते हैं। हमने एक शब्द कह दिया। पठितव्यम, एक शब्द कह दिया, लेकिन इसका अर्थ कितना बड़ा होता है? पढ़ने के योग्य अगर कोई चीज़ है उसको पठितव्यम कहा जाता है। पढ़ने के योग्य या पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से एक शब्द में हमने कह दिया पठितव्यम। तो ये भी क्या है? एक वृत्ति है। वृत्ति कौन सी है? ये कृत वृत्ति है। दूसरी है तद्धित। इसी प्रकार जो शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये तद्धित भी एक प्रकार की समास वृत्ति है। वृत्ति है, समास वृत्ति नहीं, वृत्ति है। ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती है। जैसे कहा हमने दाशरथी, अण प्रत्यय लग गया इसमें। कैसे? दशरथस्य अपत्यम, दशरथ का जो पुत्र है, दशरथ का जो पुत्र है, ठीक है, दशरथ से उत्पन्न जो पुत्र है अर्थात श्री राम, ठीक है, जो श्री राम है उनके विषय में यहाँ कहा जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार है अपनी बात कहने का। और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं समास, वो भी एक प्रकार की वृत्ति है। और चौथा क्या है? पित्त समास, एक शेष, यानी कि इस प्रकार के समास जिनमें अंततः एक शब्द शेष रह जाता है। जैसे कि हम एक शब्द कहते हैं पितरौ, पितरौ एक शब्द कहते हैं। इस पितरौ शब्द में सिर्फ पितर नहीं आते, इसके अंतर्गत माता और पिता दोनों आते हैं। अब क्योंकि माता और पिता ये दोनों व्यक्तियों को मिलाकर के जब हमने कहा तो एक शेष रह गया है। क्या शेष रह गया? पितरौ, इसलिए इसको एक शेष कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का तरीका है अपनी बात को कहने का। और उसके बाद इन्होंने बताया सनाद्यंत धातवः, सनाद्यंत धातवः, ये बहुत ही एक संस्कृत के अंतर्गत पद निर्माण की एक बहुत लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत ये आता है। सनादि जो प्रत्यय हैं, इसके अंतर्गत देखिए एक शब्द उन्होंने कह दिया पी पटिशति, ये पूरे एक वाक्य के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं, वृत्ति की बात हो गई। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर विग्रह की। विग्रह किसे कहते हैं? तो इन्होंने कहा वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति का अर्थ बताने वाला जो वाक्य है उसे हम विग्रह कहते हैं। विग्रह कौन कौन बताता है? वृत्ति का अर्थ बताने वाला जो वाक्य है। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि ये विग्रह जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। विग्रह 2 कौन कौन से होते हैं? जब आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमए में, आचार्य में आपने शब्दों की सिद्धियां पढ़ी होंगी, कभी धातुओं की, कभी शब्दों की। तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि कई जगह लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, ये 2 चीज़ होती थी। क्या आप जानते हैं ये क्या होती हैं? लौकिक विग्रह क्या होते हैं? ये जो सांसारिक हमको शब्द प्रयोग करने होते हैं, ये इस लौकिक विग्रह है। जैसे कि हमने कहा राजपुरुष, राजपुरुष,
इसको हम कैसे करेंगे, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष के अनुसार हमने इसके पदों को रख दिया और विभक्तियों को वापस लगा दिया। तो विभक्ति लगा करके जो विग्रह किया जाता है इसको लौकिक विग्रह कहते हैं। जबकि अलौकिक विग्रह क्या है, यहाँ भी लगेंगी तो विभक्तियाँ हैं, लेकिन कौन सी वाली लगेंगी, सुओजस, आमोक्षस, टाभ्याम्भिस ये वाली लगेंगी, या तिप्तस झी इत्यादि वाली लगेंगी। तो इस प्रकार अलौकिक विग्रह में किस प्रकार लगेंगे, जैसे राज्ञः पुरुषः, तो यहाँ पर कौन सी लगेगी, राज्ञंगस पुरुष सु, राज्ञंगस पुरुष सु, ये अलौकिक विग्रह। अलौकिक का मतलब कोई जादुई चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाहा है कि लौकिक विग्रह जो सांसारिक शब्द प्रयोग है ना वो है। अलौकिक विग्रह के अंतर्गत हमको जो इन शब्दों की या धातुओं की जो मूल प्रत्यय इनके अंतर्गत लगे हैं, सुआदि प्रत्यय, तिंगादि प्रत्यय, उन प्रत्ययों को जब हम लगाते हैं ये इसका अलौकिक विग्रह होता है। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है रूपस्य योग्यम, तो रूपंगस अनु, इस प्रकार से इसका विग्रह हो गया है। अव्ययभाव समास का ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों जो समास है, समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होंगे, लौकिक विग्रह, समस्त विग्रह, और समर्थ क्या होता है, सामर्थ्य कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ा है। अब इसके भेदों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। विग्रह वाक्य की पदों की अर्थ प्रधानता के आधार पर समास के 5 भेद किए हैं। अब किस प्रकार के आधार लिया है यहाँ पर, पदों के अर्थ में प्रधानता। जब हम विग्रह कर देते हैं किसी भी शब्द का, समासिक शब्द का, ठीक है, पदों का विग्रह कर दिया, तो विग्रह करने के पश्चात किस अर्थ की प्रधानता होगी, तो अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास का जब विग्रह भेद किए जाते हैं तो ये कितने हैं, अतः समासः पंचधा। तो इस प्रकार समास के 5 भेद किए जाते हैं। किस आधार पर, अर्थ की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, तो ये कौन कौन से समास के भेद हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है केवल समास, सबसे पहला आता है केवल समास, दूसरा आता है अव्ययी भाव समास, तीसरा आता है तत्पुरुष समास, चौथा आता है बहुब्रीहि समास, और 5वां जो है द्वंद्व समास। इस प्रकार से ये 5 समास आते हैं। तो आप देखते हैं जी, कुछ कह रहे हैं आप, लाइव स्ट्रीम नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं है, लाइव स्ट्रीम चल रहा है। क्या आजकल दिक्कत आ रही है आपको? भूपेंद्र चौहान जी, क्या आपका प्रोविजनल सूची में हो गया है? आप मुझे ये बताइए तो मैं थोड़ा कह सकती हूँ। धन्यवाद मोहन जी, वृत्ति आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई। आप लोग देखिए, मैं एक बार फिर से आपसे कह देती हूँ, आप लोग मुझसे बात कीजिए। जब आप लाइव स्ट्रीम पर होते हैं तो आपस में रोज़ सॉरी थैंक यू चलता रहता है। ऐसा मत कीजिए, पहले लड़ते हैं फिर सॉरी बोलते हैं, फिर लड़ते हैं फिर सॉरी बोलते हैं। रोज़ रोज़ ऐसा क्यों करते हैं आप? मुझसे बात कीजिए, सिर्फ झगड़ा होगा ही नहीं। चलिए, हाँ चलिए, कुछ लोगों को कभी आवाज़ आ रही है, कभी बफरिंग हो रही है, ये शायद आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बिल्कुल सही हूँ, बीच में काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने लगा था, अचानक काफ़ी ज़्यादा बारिश आने लगी थी, तो इस वजह से ऐसा होने लगा था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, हमने पढ़ा था कि जो समास के अर्थ भेद हैं, अर्थ की प्रधानता के आधार पर समासों के 5 भेद किए गए हैं। तो इसका सबसे पहला जो समास है वो हम देखते हैं केवल समास। केवल समास के लिए कहा जाता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः। केवल समास जो होता है किसी विशेष संज्ञा से मुक्त जो समास होता है, यानी कि सारे समासों से बचा हुआ अगर कोई प्रसंग है वो केवल समास में आ जाता है। लेकिन फिर भी इसको सबसे पहले उल्लेखित किया है महर्षि पाणिनि जी ने। उसके बाद बात आती है अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास
इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद किसे कहते हैं? देखिए, हाँ देखिए, बीच में हम जब भी प्लस करते हैं तो पूर्व पद की प्रधानता, इधर वाला जो पद है वो पूर्व है, इधर वाला जो पद है वो उत्तर पद कहलाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमने देखा अव्ययी भाव समास जो है ये, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष समास के अंतर्गत उत्तर पद की प्रधानता होती है। सॉरी। अब ये आपको पूर्व और उत्तर पद समझ में आ गया है। एक बार फिर से इसको देखेंगे। अव्ययी भाव, जिसमें कि हम जानते हैं कि सारे उपसर्ग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास जो है इसके अंतर्गत पूर्व पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष समास को और हम समझेंगे इसके अंतर्गत उत्तर पद की प्रधानता होती है। ध्यान रखिए, उत्तर पद बाद वाले पद को कहते हैं। ठीक है। अब ये जो तत्पुरुष समास है ये 2 प्रकार का होता है संस्कृत में। अगर आपने हिंदी में 6 पढ़े हैं तो उसके अनुसार मत कीजिएगा। ठीक है। अब जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद कौन से होते हैं? पहला होता है कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु समास। कर्मधारय कौन सा होता है? जिसमें विशेषण विशेष्य होते हैं ना, एक की विशेषता दूसरा पद बताता है, जैसे घनश्याम, घन इव श्याम, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है। और दूसरा आता है द्विगु समास। द्विगु हम जानते हैं एक संख्यावाची शब्द होता है, तो इसके अंतर्गत भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। मुख्य रूप से ये जो कर्मधारय और द्विगु समास है मुख्य रूप से क्या है? तत्पुरुष समास है। इसके अतिरिक्त जो तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत पहली से लेकर के 7वीं विभक्ति तक के जो समास होते हैं वो पूर्ण रूपेण तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उसके अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु ये दोनों समास आते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं अगला जो समास आता है। ठीक है। और बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर, कुछ अन्य ही उसके अंतर्गत पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। 4 थे द्वंद्व, बिल्कुल सही कैलाश जी। ठीक है। अब अच्छा, राम भूपेंद्र जी, प्रोविजनल में हो गया है आपका। और आपने क्या मार्क्स बताए थे मुझे? कितने मार्क्स हैं आपने ये शायद नहीं बताया मुझे। आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं सभी के, जिन लोगों ने भी मुझे बताया है। 3 से 84 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। रामनिवास जी 380, हाँ उम्मीद पूरी है। हाँ, आपका 372 पर प्रोविजनल लिस्ट में हो गया है, तो उम्मीद तो है। आपने अपनी कैटेगरी नहीं बताई। हाँ, आप जितने भी आपके नंबर हैं सब मुझे कमेंट में लिख करके भेज दीजिए, मैं इत्मीनान से देख करके आपको बता दूंगी। हिमाचल से जी स्वागत। ओके, हाँ भूपेंद्र जी, थोड़ा है उम्मीद आपकी, आप पूरा थोड़ा मन में लेकर चलिए। अब देखिए एक चीज़ और बताती हूँ आपको। देखिए केवल समास को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों हम। हाँ, ये बातें तो चलती रहेंगी। केवल समास हमने देखा कि जो विशेष संज्ञाओं से निर्मुक्त होता है वो केवल समास होता है। पूर्व पद की प्रधानता अव्ययी भाव में होती है और उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष में होती है। ठीक है। और जो तत्पुरुष समास है इसमें कर्मधारय और द्विगु इसी के भाग होते हैं। बहुब्रीहि समास है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। और जो द्वंद्व है इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब देखिए एक जब समास कार्य हम करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें 6 सोपानों से गुजरना होता है। 6 सोपान कौन कौन से हैं उन्हें आज हम समझ लेते हैं। अरे भाई आवाज़ कहाँ से बंद हो गई है? मेरी आवाज़ तो आ रही है, सभी को आ रही है, क्या हुआ है? चलिए खैर, बारिश का मौसम है, आजकल ये समस्या मेरे साथ, हमारी कक्षा के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। चलिए, समास कार्य के 6 सोपान होते हैं। पहला सोपान होता है कि हमें विग्रह करना है दोनों प्रकार से। कैसे? लौकिक भी और अलौकिक भी। लौकिक कौन सा होता है? जब हम विभक्तियों को
उसमें से लगा देते हैं, यानी कि विभक्तियों को हटाने से जो लोप होता है वो लौकिक विग्रह होता है। अलौकिक के अंतर्गत हम सु आदि जो विभक्तियां हैं वो लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा है समास विधायक सूत्र। अब हमें ये देखना है कि समास विधायक इसका सूत्र कौन सा है, उस सूत्र के अनुसार हमें उसका विग्रह करना होगा। विभक्ति का लोप कर देंगे उसके बाद, और विभक्ति लोप के अंतर्गत देखिए अव्ययी भाव के अंतर्गत ऐसे कुछ नियम होते हैं। तत्पुरुष और अव्यय भाव के अंतर्गत प्रथमा निर्दिष्ट संख्या उपसर्जनम, तो उपसर्जन संज्ञा होकर के उसका पूर्व प्रयोग इत्यादि होता है, जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है समासांत प्रत्यय। यदि वहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं समासांत प्रत्यय, तो पूर्व प्रयोग तो हो गया, समास पूरा बन जाने के बाद उनसे सुआदि प्रत्यय फिर से लेके आते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे हमको राजपुरुष ये एक शब्द पद मिल गया है, समास पूर्ण पद मिल गया है, उसके बाद भी क्योंकि हम जानते आपदम न प्रयुंजित, ठीक है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद भी सुआदि प्रत्यय लाए जाते हैं, तभी वो राजपुरुषः ऐसा बनता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दिखते हैं समासांत प्रत्यय हमको अगर प्राप्त होते हैं, समास प्राप्त हो जाने के बाद भी अंत में जैसे टच प्रत्यय, ट प्रत्यय इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं ये समासांत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, ये हमें प्राप्त होते हैं तो इनको लगाना है। और जो छठा अंतिम स्टेप जो है हमारा सोपान जो है, इस सोपान के अंतर्गत हमें लिंग निर्धारण किया जाता है। कैसे, जैसे राजपुरुष हमारा ये बन गया तो हम इसे सु इत्यादि प्रत्यय लाएंगे। अब क्योंकि हमने देखा कि लिंग का निर्धारण हर एक जगह अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ये कैसे करना है ये आपको देखना होगा। देखिए, सबसे पहला जो हम सूत्र है वो उसके अंतर्गत जानते हैं। सबसे पहला जो समास है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास है लिंग, इसके अंतर्गत जो है इसमें जितने भी हमारे पद बनते हैं समास से युक्त पद, ये सारे पद नपुंसक लिंग के होते हैं। किस में होते हैं नपुंसक लिंग के? अव्ययी भाव में। तो ध्यान रखेंगे, अव्यय भाव समास से निर्मित सभी पद किस लिंग के होंगे? नपुंसक लिंग के। ये सभी समासों के लिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बता रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। दूसरा आता है, शुक्रिया सुखदेव जी, धन्यवाद। उसके बाद आता है द्वंद्व और तत्पुरुष समास। देखिए, द्वंद्व और तत्पुरुष समास जो है ना, इसमें हमें उत्तर पद के अनुसार लिंग निर्धारण करना है। जैसे कि राजपुरुषः है, पुरुष जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसके अनुसार राजपुरुषः इस पूरे पद का जो लिंग निर्धारण किया हमने वो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया है। ठीक है, इस प्रकार अव्ययी भाव, द्वंद्व और तत्पुरुष हो जाने के बाद बचता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत क्या कहते हैं कि अन्य पद का जो लिंग है उसके अनुसार समस्त पद का लिंग निर्धारण हो जाएगा। तो बहुब्रीहि का किसके अनुसार होगा? अन्य पद के अनुसार। जैसे पीताम्बरः हम कहते हैं, पीताम्बर किन्हें कहा जाता है? योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र को पीताम्बर कहा जाता है, पीले वस्त्र धारण करने के कारण। अब क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं ये पुल्लिंग है, तो उनका अन्य पद के अनुसार हमने लिंग निर्धारण करके क्या कर दिया? पीताम्बरः। ठीक है, तो अब सभी जो समास है इनका लिंग निर्धारण छठा और आखिरी सोपान होता है। तो फिर से हम इसे देख लेते हैं। अव्ययी भाव नपुंसक लिंग के अंतर्गत होता है, इसलिए सभी पद उसमें बनने वाले नपुंसक लिंग में होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अव्ययी भाव समास के द्वारा निर्मित होने वाले सभी पद अव्यय हो जाते हैं। दूसरा, द्वंद्व और तत्पुरुष, इसमें सभी जो होते हैं समास लिंग जो होता है इनका उत्तर पद के अनुसार हमें निर्धारित करना है, और बहुब्रीहि में अन्य पद के अनुसार करना है। और मोहन जी देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आप देखिए, लाइक भी कीजिए, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आप जुड़े हुए भी हैं अब तक। तो इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो जी। तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी समास और समास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य करने हैं। सबसे पहले विग्रह करना है, जो कि लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार से करना है। फिर हमें देखना है कि समास विधायक सूत्र कौन सा है, क्योंकि समास विधायक सूत्र होने के बाद में नियम प्रतिनियम बहुत हैं। ठीक है, नियम प्रतिनियम बहुत हैं, तो हमें ये देखना है कि उस जो पद है उसको करने वाला सूत्र कौन सा है। उसके बाद विभक्ति का लोप किया जाता है, आवश्यकता हो तो पूर्व प्रयोग इत्यादि वाले कार्य किए जाते हैं।
धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पूर्व प्रयोग, उसके बाद यदि समास के अंत में कोई अन्य प्रत्यय प्राप्त होते हैं जिन्हें कि समासांत प्रत्यय कहा जाता है, टच ट इत्यादि ये समासांत प्रत्यय होते हैं, यदि ऐसे प्राप्त होते हैं तो उन समासांत प्रत्यय किए जाते हैं। ये सब कर दिए जाने के बाद जी, ये सब हो जाने के बाद अंतिम कार्य समास के अंतर्गत जो बचता है वो होता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण के लिए नियम बता ही दिए हैं। अव्ययी भाव हमेशा नपुंसक लिंग, द्वंद्व और तत्पुरुष उत्तर पद के अनुसार और बहुब्रीहि जो है अन्य पद के अनुसार इसके अंतर्गत लिंग निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार समास के बहुत सारे आज कुछ खास बातों को हमने पढ़ा। उसके बाद हम जी, उसके बाद जो है हम इस समास को पढ़ें उससे पहले कुछ ये जो सामान्य जानकारी है जिनका आज हमने अर्थ किया है, जिनको आज हमने पढ़ा है, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इनके बाद ही आपको समास पढ़ने में आएगा और उसके जो रूप इत्यादि हैं समझ में आएंगे। बीच बीच में आपको बार बार ये बताने की ज़रूरत ना पड़े कि ये ऐसा क्यों हुआ है, विभक्ति कहाँ चले गई है बीच में से, या इसको हमने पुल्लिंग ही क्यों किया, स्त्रीलिंग क्यों नहीं किया, या इसके अंतर्गत ऐसा क्यों हुआ है, समासांत दूसरे प्रत्यय क्यों आ गए हैं, ये सब आपको बाद में ना पूछना पड़े। इसीलिए मैं आपको एक बार सामान्य जानकारी के रूप में आपको इतना विस्तार से पढ़ा रही हूँ। वरना मैं इतना भी कह सकती थी कि समासनम समासः ये 5 प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार के समास है, लीजिए सबसे पहले हम केवल समास पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा भी कर सकती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया। विस्तार पूर्वक आपको वागीश्वरी पर हर छोटी छोटी बात बताई जाती है, आप उसका उपयोग कीजिए और साथ में आप लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें एक मोटिवेट कर सकता है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए समास के अंतर्गत एक और नई बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं वो ध्यान से सुनिए एक बात। चलिए, देखिए ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट है पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम अकाउंट है प्रतिभा आर्य नाम से, वहाँ पर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद जी। अब देखिए समास विधायक सूत्र होता है ना, कोई भी समास विधायक सूत्र होता है। अब इसे देखिए, इसके अंतर्गत आपको 3 विभक्तियों का ज्ञान आवश्यक है। जब भी आप किसी समास को देखते हैं ना, उसे ध्यान से देखिए, देख करके 3 बातों का निर्धारण कीजिए। देखिए कि प्रथमा विभक्ति कहाँ लग रही है, तृतीया विभक्ति कहाँ लग रही है और सप्तमी विभक्ति कहाँ लग रही है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, देखनी है सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, फिर कौन कौन सी, प्रथमा, तृतीया और सप्तमी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी समास के अंतर्गत सूत्र होते हैं, विधायक सूत्र होते हैं, उनमें एक चीज़, नई चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है? पहली, जिसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। ध्यान रखना, जो सबसे विभक्तियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कारक में, संस्कृत के अंतर्गत जो कारक होते हैं, उन कारकों में प्रथमा विभक्ति सबसे प्रमुख होती है, सबसे प्रमुख होती है। ध्यान रखेंगे आप। स्वतंत्रः कर्ता इस प्रकार कहा जाता है, कर्ता में लगती है प्रथमा विभक्ति। और जब भी किसी भी चीज़ को उक्त यानी कि प्रधान बताना होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले प्रथमा विभक्ति ढूंढनी है, और प्रथमा विभक्ति ढूंढनी है ना, वो समास विधायक सूत्र होगा, वो शब्द मूल होगा। ठीक है, और क्या होगा? प्रथमा विभक्ति, जो कि बहुत ही प्रमुख होती है, उससे आपको समास विधायक सूत्र ढूंढना है। दूसरी चीज़ करनी है आपको तृतीय विभक्ति, यानी कि तृतीय विभक्ति के साथ, इसका चिन्ह क्या होता है? के साथ, और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। अब आपको कैसे समास का अर्थ लगाना है? जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी है उस समास का, जिस भी शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी है उस समास का तृतीय विभक्ति जिस भी शब्द में लगी है उसके साथ, और जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी है इस अर्थ में समास हो जाए। बस ऐसे अर्थ लगाना है हर एक सूत्र का। फिर से देख लो इसको। प्रथमा विभक्ति जिस भी सूत्र में लगी है, जिस भी समास में लगी है, उस समास का तृतीय विभक्ति के साथ और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में समास होता है। और सुप और सुपा की अनुवृत्ति आई है, यानी कि समर्थ पदों के बीच में ही समास होगा, याद है आपको। जैसे
जैसे एक सूत्र आता है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो तृतीया रमा के अनुसार प्रथमा विभक्ति लगी है तृतीया शब्द में, शब्द तृतीया है लेकिन विभक्ति प्रथमा है, ठीक है। और तत्कृतार्थेन, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? तृतीया। और फिर कहाँ क्या कहा इन्होंने? गुणवचनेन, कौन सी विभक्ति लगी है यहाँ पर? हाँ, तो सप्तमी विभक्ति लगी है। अब देखिए क्या करना है, तृतीया का प्रथमा विभक्ति का तृतीया के साथ सप्तमी के अर्थ में समास हो जाए तो तृतीया विभक्ति का तत्कृतार्थेन, ठीक है, इस तृतीया विभक्ति के साथ गुणवचन इत्यादि अर्थ में समास हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ आपको क्या करना है, सूत्रों के अंदर समास का या किसी भी प्रकार से जो भी हमको सूत्र इत्यादि दिए गए हैं उनका क्या करना है, अर्थ आपको लगा लेना है। ये एक ट्रिक प्रकार से है, एक प्रकार से ट्रिक है, इतना बस आप ध्यान रख लीजिए। यानी कि प्रथमा और तृतीय विभक्ति जो है समास विधायक सूत्र के अंतर्गत देखनी है हमें। समास विधायक सूत्र में प्रथमा और तृतीय विभक्ति का होना आवश्यक है, और यदि इन दोनों में से कोई भी पद सूत्र में नहीं है तो क्रमशः सुप और सुपा की अनुवृत्ति आ जाएगी, यानी कि सुप यानी कि पद और सुपा यानी पद के साथ। तो इस प्रकार से हम जो सूत्र इसके अंतर्गत आएंगे उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख ही लिया है, लिंग निर्धारण इत्यादि आदि। जी जी, चलिए। तो इस प्रकार दोस्तों जी देखिए, जो समास है, समास के अंतर्गत जो सामान्य परिचय होता है, कितने प्रकार के हैं, क्या इसकी परिभाषा है, किस प्रकार से समास कार्य किया जाता है, कितने सोपान इत्यादि इसमें होते हैं, इसका आज हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आपके कुछ प्रश्न हैं, उन्हें मैं देख लेती हूँ। अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास के बाद मुझे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में कमेंट करके समझाना कि हिमाचल वाले, हाँ जी हिमाचल वाले आप आराम से इसमें दूसरे जो अदर स्टेट हैं उसके कोटे के अंतर्गत आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अदर स्टेट के जितने व्यक्ति हैं वो सामान्य कैटेगरी में इसमें गिने जाते हैं, उनका कुछ 25% या तो 25 से 30% उनका कुछ फिक्स होता है। आप उसका जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें नीचे पूरा डिटेल में लिखा होता है, उसमें देख लें, लेकिन हाँ आप भर सकते हैं, इतना मुझे पता है। किस बारे में आप पूर्व पद और पर पद कह रहे हैं, ये मैं समझे नहीं कैलाश जी। जी धन्यवाद। ओके मुकेश जी धन्यवाद। एग्जाम्पल दिया ना आपको, तृतीया तत्कृतेर कृतार्थेन, ये समास का उदाहरण दिया ना मैंने आपको। सुखदेव जी, राजस्थान से मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ। जी अच्छा, कक्षा के विषय में पूछ रहे हैं। रोज कक्षा 9 बजे होती है बागेश्वरी पर, सर्दी गर्मी बरसात हमेशा 9 बजे कक्षा होती है, रात को 9 बजे लाइव। बरसात में हाँ, बीच में अभी इन दिनों बरसात में बहुत ज़्यादा व्यवधान हुआ बागेश्वरी की कक्षा में, अब नहीं होगा। जी धन्यवाद। देखिए आप सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ आपको कक्षा अच्छी लगती है, लेकिन लाइक फिर भी बहुत कम है। तो आप जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो लाइक ज़रूर कर दें। 70 लोग देख रहे हैं लेकिन 43 ही लाइक है, क्यों भाई? एग्ज़ाम कब होगा? ऐसा नहीं है, राजस्थान में बहुत भीड़ है। कंपटीशन की अगर बात होती है तो कहीं भी कम नहीं है। जब एमपी में एग्ज़ाम हुआ तो राजस्थान के भी बहुत सारे छात्र वहाँ पर गए,
तो ऐसा नहीं है, जो योग्य उम्मीदवार है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं भी आप दीजिए एग्ज़ाम, जहाँ कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वो एग्ज़ाम देना चाहिए। हाँ, साइकोलॉजी भी आपको पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय प्रबंधन है उसकी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ जी। तो आज काफ़ी दिनों बाद हमारी लाइव कक्षा हुई, इसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, सभी ने कमेंट किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को शुभ रात्रि। कल फिर से 9 बजे मिलते हैं, समाज को आगे से पढ़ेंगे।